नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म सीरीज की जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धुरंधर और उसके सीक्वल धुरंधर 2 की। पर सवाल ये है कि इन फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया गया, क्या वो वाकई सच है? और यही वो सवाल है जो आज सबसे बड़ा है। क्या ये फिल्में सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं या फिर इनके जरिए एक खास तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? तो चलिए मिलकर इस दिलचस्प पहेली की परतों को खोलते हैं। हमारा काम ही यही है कि वायरल कंटेंट, मीडिया नैरेटिव्स और जो असलियत है उसके बीच की लकीर को समझा जाए। हम उस पहलू को सामने लाने की कोशिश करते हैं जो शायद पहली नज़र में दिखाई नहीं देता। तो आज हम इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले समझेंगे धुरंधर फिल्म के सच और फंसाने को, फिर परखेंगे धुरंधर 2 के दावों को, इसके बाद जानेंगे प्रोपेगेंडा की साइकोलॉजी, फिर देखेंगे कि पर्दे के पीछे क्या सच छिपा है, और आखिर में बात होगी कि कैसे हमारी अपनी सोच ही हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर पार्ट 1 की, सच और अफसाना। देखते हैं कि इस पहली फिल्म में हकीकत और कहानी को कैसे घोला मिलाया गया है। अच्छा, फिल्म का जो सबसे बड़ा क्लेम है वो इसी लाइन पर टिका है कि ये अविश्वसनीय सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, और यहीं से सारे सवाल शुरू होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फिल्म ये दावा करती है कि पाकिस्तान में गैंगस्टर रहमान डकैत को मारने में एक इंडियन सीक्रेट एजेंट का हाथ था। लेकिन उस वक्त की न्यूज़ रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? वो बताती हैं कि डकैत एसएसपी चौधरी असलम के साथ एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। किसी भी रिपोर्ट में किसी इंडियन एजेंट का जिक्र तक नहीं है। तो देखिए, फिल्म पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो मोटे तौर पर इन बातों पर हैं। ये रहमान डकैत जैसे असली गैंगस्टर्स के नाम यूज करती है, फिर उन असली घटनाओं के बीच एक फिक्शनल इंडियन जासूस को घुसा देती है। इससे एक ऐसा नैरेटिव बनता है जिसका इल्जाम पाकिस्तान हमेशा से इंडिया पर लगाता आया है। और सबसे बड़ी बात, सच और फिक्शन के बीच की लाइन इतनी धुंधली कर दी जाती है कि देखने वालों के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सच और कल्पना का ये जो मिक्सचर है वो दूसरी फिल्मों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक क्यों माना जा रहा है? देखिए, तर्क ये है कि दंगल जैसी फिल्में भी फिक्शन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सिर्फ ड्रामा क्रिएट करने के लिए। वहीं धुरंधर पर इल्जाम है कि वो फिक्शन का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए करती है, और यहीं पे इरादे का फर्क साफ हो जाता है। ओके, तो अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, धुरंधर 2। ये फिल्म है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट? चलिए इसके सीक्वल पर लगे इल्जामों को जरा गौर से देखते हैं। फिल्म पर जो सबसे सीधा और कह सकते हैं सबसे बड़ा इल्जाम है वो ये है कि ये कोई एंटरटेनमेंट फिल्म है ही नहीं, बल्कि बीजेपी की सबसे महंगी इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है, तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे तर्क क्या दिए गए हैं। इसे एक तरह का लीगल चीट कोड बताया गया है। मतलब सच्ची घटनाओं से प्रेरित का टैग लगाकर आप ऑडियंस को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और कानूनी जवाबदेही से भी बच सकते हैं। ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि सच कहाँ खत्म हुआ और कहानी कहाँ से शुरू हुई। अब जरा फिल्म के एक और बड़े दावे को देखिए। फिल्म दिखाती है कि नोटबंदी एक मास्टर स्ट्रोक थी, जिससे पाकिस्तान से यूपी इलेक्शन के लिए आ रहे 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोट रोके गए। लेकिन आरबीआई की 2017-18 की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 43 करोड़ के नकली नोट मिले और 99.3% पुराने नोट सिस्टम में वापस आ गए थे। इस नंबर पर गौर कीजिए, 43 करोड़ रुपए, सिर्फ 43 करोड़। कहाँ फिल्म का 60,000 करोड़ का दावा और कहाँ आरबीआई का ये आंकड़ा। फर्क जमीन आसमान का है, जो फिल्म के दावे पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और तो और ये भी कहा गया है कि फिल्म में जो एनजीओज और मीडिया की फॉरेन फंडिंग वाली कहानी है वो सीधे सीधे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड से उठाई गई लगती है, फैक्ट से नहीं। मतलब ये पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स को सिनेमा का रूप देने जैसा है। एक और क्लेम देखिए। फिल्म के मुताबिक अमेरिका और आईएसआई मोदी को पीएम बनते नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने विपक्ष को फंड किया। लेकिन असलियत में क्या हुआ? अमेरिकी प्रेसिडेंट ओबामा ने चुनाव वाले दिन ही मोदी को बधाई दी। यूएस एम्बेसडर उनसे महीनों पहले मिले थे, और यहाँ तक कि एक फॉर्मर आईएसआई चीफ ने तो मोदी को तरजीह देने तक की बात कही थी। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं प्रोपेगेंडा की साइकोलॉजी को, कि आखिर ये काम कैसे करता है, वो कौन सी तकनीकें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं।
तो देखिए, एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं इमोशनल प्राइमिंग। इसमें होता यह है कि पहले ऑडियंस के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन पैदा किया जाता है और फिर उस इमोशन के ऊपर एक कहानी या नैरेटिव बना दिया जाता है। अब फिल्म में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, ये समझिए। स्टेप 1, एक बेहद हिंसक सीन दिखाया जाता है जहां पाकिस्तान में सर तन से जुदा के नारों के बीच एक आदमी को जिंदा जला देते हैं। स्टेप 2, इससे लोगों के मन में डर और गुस्सा पैदा होता है। और स्टेप 3, फिर इसी इमोशन का इस्तेमाल करके फिल्म का प्रो गवर्नमेंट और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव सेट किया जाता है। अब जरा इस डायलॉग को सुनिए। फिल्म का विलन कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। इसे एक बहुत ही चालाक प्रोपेगेंडा तकनीक माना जा रहा है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। जब हीरो की बड़ाई विलेन के मुंह से करवाई जाती है तो ऑडियंस पर उसका असर कुछ अलग ही लेवल का होता है। उन्हें लगता है कि हीरो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये एक बहुत पुरानी साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ओके, अब आते हैं चौथे हिस्से पर, पर्दे के पीछे का सच, यानी वो चीजें जो इन फिल्मों में नहीं दिखाई गईं। देखिए, किसी भी नैरेटिव को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका होता है सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन। मतलब कुछ बताओ और कुछ छिपा जाओ। और ये हैं कुछ वो बड़ी घटनाएं जो धुरंधर की कहानी से गायब हैं। दिसंबर 2015 पीएम मोदी का अचानक पाकिस्तान जाना, उसके ठीक 8 दिन बाद जनवरी 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला, और फिर फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक से पहले 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स की बात, जिन पर कथित तौर पर एक्शन नहीं हुआ। तो सवाल सीधा सा है, इन घटनाओं को कहानी से बाहर क्यों रखा गया? जवाब ये दिया जाता है कि ये घटनाएं फिल्म की टफ ऑन टेरर और एंटी पाकिस्तान वाली इमेज से मेल नहीं खाती। अगर इन्हें फिल्म में दिखाया जाता तो शायद फिल्म का पूरा नैरेटिव ही कमजोर पड़ जाता। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारी सोच, हमारा हथियार। इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है वो समझते हैं। सोर्स एक और बहुत ही हाल की घटना की तरफ इशारा करता है। फिल्म में अतीक अहमद की हत्या को एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह दिखाया गया है। फिल्म का दावा है कि ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था जिसे पाकिस्तान में बैठा एक कैरेक्टर लाइव देख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि इसे कानून व्यवस्था का एक बड़ा फेलियर माना गया। अतीक ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एनकाउंटर के डर से याचिका दी थी, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी उसे श्रद्धांजलि दी गई थी। और इसी पॉइंट पे एक और साइकोलॉजिकल टर्म सामने आता है, गैसलाइटिंग। इसका सीधा सा मतलब है किसी को ये यकीन दिला देना कि जो वो सोच रहे हैं या जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो गलत है। और यही इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा तर्क है कि ये फिल्म उन घटनाओं को फिर से लिखने की कोशिश कर रही है जिन्हें हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। ये बताने की कोशिश है कि जो सच हमें पता है, चाहे वो नोटबंदी की लाइनें हों या फिर हाल की हत्याएं, वो सच था ही नहीं। और आखिर में बस यही लाइन सब कुछ कह देती है, हर वायरल चीज सच नहीं होती और हर कहानी पूरी नहीं दिखाई जाती। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। ये बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि हम तक पहुंचने वाली हर कहानी को हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे परखते हैं।